Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well and I am also fine. सो हम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स को चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट लेक्चर में हमने ऑफिशियल लैंग्वेजेस कंप्लीट किया था और आज लेक्चर में हम पंचायती राज करेंगे, चैप्टर 38 पंचायती राज। सो इस ईयर पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किए गए थे 1992 में एंड फोर्स में 1993 में आए थे। तो 2023 में पूरे 30 इयर्स हो गए हैं इनको आए हुए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस साल में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी के लिए। एंड वैसे भी पंचायती राज में से और म्यूनिसिपैलिटीज़ में से काफ़ी क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आज हम पंचायती राज करेंगे, इसके बाद में म्यूनिसिपैलिटीज़ करेंगे, उसके बाद में हम आई थिंक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ करेंगे जो 10 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। और फिर उसके बाद में स्टेट एग्जीक्यूटिव करेंगे और उसके बाद में हमारा लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो जाएगा। सो अराउंड 3 to 4 लेक्चर्स और आएंगे, मैक्सिमम 5 या 6 आ जाएंगी। उसके बाद में हमारा लक्ष्मीकांत का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड मोर ओवर अगर आपको पॉलिटी के नोट्स चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप लिंक दे दूँगी, ठीक है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर परचेजिंग पॉलिटी नोट्स, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो पंचायती राज, बेसिकली पंचायती राज का मतलब क्या है? पंचायती राज सिग्निफाइज द सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो रूरल एरियाज़ में जो सेल्फ गवर्नमेंट दी जाती है लोगों को, उसको पंचायती राज बोलते हैं। इसको एस्टैब्लिश करा गया इन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया बाय द एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक है। सो सभी स्टेट्स ने अपने हर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा एक एक्ट लाया गया है। इसलिए अगर आप आगे चल के हम देखेंगे कि हर स्टेट में जो पंचायती राज है वो डिफरेंट है। मतलब किसी में 3 टियर है, किसी में 2 टियर है, किसी में 4 टियर है, ठीक है। और पावर्स एंड फंक्शंस भी उनकी डिफरेंट है, उनकी नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है, ठीक है। सो इवन बिफोर ये 1992 में ये एक्ट आने से पहले भी पंचायत थी, ठीक है। बट ये एक्ट लाने से ये एक ऑब्लिगेशन हो गई सब स्टेट्स के लिए कि अब तो उनको पंचायत इंस्टीट्यूट करने ही पड़ेंगे, बट इससे पहले भी पंचायत थी, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज थ्रू दी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ठीक है। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं पंचायत की, ठीक है। सो सबसे पहले लॉर्ड मायोज़ रेजोल्यूशन आया ऑफ 1870, ठीक है। ये किससे एसोसिएटेड था? इट वाज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स है, ठीक है, एंड फाइनेंसेस है, उनका डिसेंट्रलाइजेशन करना, मतलब उसके काफ़ी सारे सेंटर्स बना देना, ठीक है। इंडिया का जो फर्स्ट सेंसस था वो इनके अंडर ही कैरी आउट किया गया। 1881 में फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कैरी आउट किया गया था। नाउ रिपन्स रेजोल्यूशन ऑफ 1882, ठीक है। सो जो रिपन्स रेजोल्यूशन था 1882 का, जो रिपन है लॉर्ड रिपन, उनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है इंडिया में, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने पहली बार 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की थी बाय रेजोल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन एक्ट से नहीं, जस्ट बाय रेजोल्यूशन, ठीक है। सो इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये जो 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान ने इंट्रोड्यूस किया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है। अब जब इनकी बात होती है दो जो व्यक्ति की जो बात होती है वो है, एक है महात्मा गांधी और एक है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनकी बात होती है कि उनके क्या ओपिनियन थे पंचायती राज को लेकर। महात्मा गांधी वो तो आज की जैसी गवर्नमेंट है ऐसी गवर्नमेंट वो फॉर्म करना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होनी ही नहीं चाहिए, इंडिया गांव की फॉर्म में ही रहना चाहिए और एक गांव में जो लोग हैं वही एक दूसरे को रूल करे। इतना बड़ी गवर्नमेंट के वो फेवर में ही नहीं थे, वो रूरल इकोनॉमी में बिलीव रखते थे बेसिकली,
ठीक है। सो उन्होंने फेवर किया विलेज स्वराज एंड स्ट्रेंथनिंग विलेज पंचायत्स। ठीक है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना भेदभाव, क्योंकि वो भी एक दलित वर्ग से बिलोंग करते थे, तो उनको काफ़ी भेदभाव अपने लाइफ में फेस करना पड़ा। तो उन्होंने क्या बोला कि विलेजेस है वो विलेजेस रिप्रेजेंट रिग्रेसिव इंडिया एंड अ सोर्स ऑफ ऑपरेशन, सो अपोज्ड इट। उन्होंने कहा विलेजेस में क्या है, मतलब जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके साथ इतना भेदभाव किया जाता है, उनको ऑप्रेस किया जाता है। ठीक है। सो उनका कोई भी ऐसा विश्वास नहीं था विलेज लेवल पे ऐसी पावर्स देने का। ठीक है। वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। ठीक है। सो अब जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, थोड़े भी रूरल एरिया से, तो उनको पंचायत एंड पंचायत समिति इनके बारे में ऑलरेडी जानकारी होगी, क्योंकि जो गांव में रहते हैं उनको पता है कि जब पंचायत, ग्राम पंचायत के या टाउन लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब इलेक्शंस होते हैं, तो बहुत एक एक हॉट टॉपिक बन जाता है डिस्कशन का अमंग्स ऑल द पीपल। सो सबको जानकारी रहती है कि किस तरीके से वोटिंग हो रही है, किस तरीके से इलेक्ट होके आ रहे हैं, कहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, कहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं। बट जो लोग जो लोग शहरों में रहते हैं, जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, उनको मैं थोड़ा सा वैसे ब्रीफ दे देती हूँ कि थ्री टियर बेसिकली मोस्ट ऑफ द जगह पे होती है। थ्री टियर, जहाँ पे विलेज पे जो होती है उसे ग्राम पंचायत बोलते हैं। ग्राम पंचायत में क्या होता है कि जैसे जो भी एक गांव के जो लोग हैं वो सारे जाके अपना वोट डालते हैं, और जो जीत जाता है वो सरपंच बन जाता है, तो डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। ब्लॉक लेवल पे होता है पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है जिला परिषद। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो ब्लॉक लेवल पे जो इस पे जो इलेक्ट होके आते हैं ना, और हमारे वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट हो जाता है, उसके बाद में मतलब सारे बैठ कर डिसाइड करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, मतलब आम लोगों के बीच ऐसी धारणा है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जो ज़्यादा पैसा दे सकता है उस स्टेज पे, उसको इसका हेड बना दिया जाता है। ठीक है। हमारे वहाँ पे इसको प्रधान बोलते हैं। ठीक है। और जो गांव राजस्थान की मैं बात कर रही हूँ, और जो गांव के सरपंच होते हैं उनको तो सरपंच बोलते ही हैं। इस लेवल पे जो होते हैं उनको प्रधान बोलते हैं। ठीक है। तो पहले इलेक्ट होते हैं, तो काफ़ी सारे बंदे इलेक्ट होके आते हैं, जीत के आते हैं, और फिर उनमें से किसी एक को चुना जाता है। और मतलब रियलिटी तो यही है, समवन हु इज़ पावरफुल, जिसके पास पैसा है खिलाने को, या किसी एमएलए का हाथ है उसके ऊपर, तो उसको इलेक्ट कर दिया जाता है। ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। नाउ मूविंग अहेड। सो राजस्थान फर्स्ट स्टेट है टू एस्टैब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑन अक्टूबर 1959। ठीक है। 2 अक्टूबर को था, क्योंकि जो गांधी जी का बर्थडे भी उसी दिन था, तो इसीलिए ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन नागौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। इसके बारे में 11th शेड्यूल में मेंशन है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो कि मेरी नहीं है। ठीक है। मैंने प्रिया जैन मैम से सीखी थी ये ट्रिक। पी 11th शेड्यूल, पी स्टैंड्स फॉर पंचायती। ठीक है। सो पार्ट 9 11th शेड्यूल आर्टिकल 253 से लेकर 253D, इसमें 29 फंक्शनल आइटम्स है। फंक्शनल आइटम्स का मतलब ये आर्टिकल नहीं है, फंक्शनल आइटम्स है मतलब जो इनके काम है पंचायती राज की। ठीक है। सो 29 फंक्शनल आइटम्स गिवन है। नाउ, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी सॉल्व किए हैं, तो कभी कभार आर्टिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार हम ब्रीफली ये आर्टिकल्स को देख लेंगे। ठीक है। आर्टिकल 243 में डेफिनेशंस दी हुई है। 243A में ग्राम सभा के बारे में लिखा गया, और ये पूछा भी गया है, एक PYQ है। 243B में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, 243C में कंपोजिशन ऑफ पंचायत, 243D में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। ये CDS का PYQ है, जहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि वुमेन का रिजर्वेशन, वुमेन को जो रिजर्वेशन मिलता है पंचायत में, उसके रिलेटेड आर्टिकल पूछा हुआ था। ठीक है। सो ये ग्राम सभा वाला, रिजर्वेशन वाला, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आर्टिकल्स है ये आप पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर के आप 5-6 याद कर लो, इन सब पे तो आई डोंट थिंक सो इतना आएगा। डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो इम्पोर्टेंट है आपको याद कर सकते हैं, बट एक बार ब्रीफली नज़र इन पे आप सब पे डाल लेना। ठीक है। अब देखो, पंचायती राज तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। एक्ट आया है 1992 में, तो बहुत सारी कमिटीज़ इस दौरान जो है वो सेटअप की जाती रही। ठीक है। पंचायती राज के रीवाइटलाइजेशन के लिए। ठीक है। या पंचायती राज किस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है। सो इस कमिटीज़ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम वन बाय वन अभी सारी कमिटीज़ को डिस्कस करेंगे।
बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे फर्स्ट कमेटी है, ठीक है। एंड आपको इनकी क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है। 1957 इसके चेयरमैन थे बलवंत राय जी मेहता। इन्होंने रेकमेंड किया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि पंचायती राज होने चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि 3 टियर होना चाहिए पंचायती राज सिस्टम। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। अब ये जो ग्राम पंचायत है इसके जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे, और जो पंचायत समिति है मतलब जो ब्लॉक लेवल वाली बॉडी है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। ये मैंने गलती से ग्राम पंचायत के आगे लिख दिया, बट ये मैंने एरो से आपको बताया है कि पंचायत समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, ऐसा इस कमेटी का रिकमेंडेशन था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होएगा जिला परिषद, ठीक है। जिला परिषद एक एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी होगा। इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा और इसके चेयरमैन होंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। तो 1957 में ये कमेटी का गठन हुआ, और 1959 में राजस्थान में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फॉर द फर्स्ट टाइम नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज जो है वो सबसे पहली बार सेटअप किया गया। राजस्थान के बाद में जो सेकंड स्टेट था वो था आंध्र प्रदेश। सम स्टेट ऑल्सो एस्टाब्लिश्ड न्याय पंचायत। न्याय पंचायत मतलब जुडिशियल पंचायत, छोटे मोटे जो भी केसेस है सिविल क्रिमिनल केसेस, उनको डील करने के लिए न्याय पंचायत भी सेटअप की गई है कुछ स्टेट्स में। नाउ अशोक मेहता कमेटी ऑफ 1977, इन्होंने क्या रिकमेंड किया कि 2 टियर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। 3 टियर नहीं, 2 टियर होना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद और मंडल पंचायत होना चाहिए ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए। ऑफिशियल पार्टिसिपेशन मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब पंचायत के इलेक्शंस में पंचायती राज सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। न्याय पंचायत होनी चाहिए जो कि एक जुडिशियल बॉडी होगी। मिनिस्टर फॉर पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। इन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनमें पंचायती राज के लिए भी मिनिस्टर बनाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए SC STs को इन प्रपोर्शनल टू देयर पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। मतलब अगर किसी स्टेट की जो टोटल जनसंख्या है उसमें 5% ST है तो 5% सीट्स उनको दी जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो कमेटी थी ये जनता दल गवर्नमेंट ने सेटअप की थी, तो ड्यू टू फॉल ऑफ जनता दल गवर्नमेंट इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है। नाउ कमिंग टू GVK राव कमेटी, ये 1985 में इसका गठन हुआ। GVK राव कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय प्लानिंग कमीशन, ठीक है। सो हम सबको पता है कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है नीति आयोग ने, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। सो इससे पहले प्लानिंग कमीशन था, ठीक है। सो प्लानिंग कमीशन ने इसको अपॉइंट किया जाता था। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसने रेकमेंड की है वो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। इन्होंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट कमिश्नर होना चाहिए जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। मतलब जो भी प्लान्स बनाए जाएंगे उनको एग्जीक्यूट करने वाला व्यक्ति, जैसे प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद। इलेक्शंस जो है वो रेगुलरली हेल्ड किए जाने चाहिए, ठीक है। नाउ LM सिंघवी कमेटी 1986। नाउ LM सिंघवी वही हैं जिन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त, जो कि हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में पढ़ेंगे, इन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त का नॉमेनक्लेचर किया। 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट अपॉइंटेड एक कमिटी उन्होंने अपॉइंट करी टू रिपोर्ट ऑन रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो ये जो कमेटी है ये राजीव गांधी गवर्नमेंट ने सेटअप की थी कि वो रिपोर्ट करे कि किस तरीके से रिवाइटलाइजेशन करा जाए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का। सो जो रिकमेंडेशंस इस कमेटी ने दी उसमें पहली थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देना चाहिए इस चीज़ को। न्याय पंचायत सेटअप की जानी चाहिए फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, ताकि छोटे मोटे जो केसेस है वो तो वहीं सॉल्व हो जाए, ठीक है। जुडिशरी कोर्ट्स का बर्डन ना बढ़े। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से कुछ नहीं होगा, पैसा भी दो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी दो, ताकि ग्रास रूट लेवल पे मतलब डेवलपमेंट हो, ठीक है। जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स इन ईच स्टेट टू एडजुडिकेट कंट्रोवर्सीज अबाउट इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो इस इलेक्शंस के दौरान कोई भी अगर कंट्रोवर्सी होती है तो उसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए, उसको एडजुडिकेट करने के लिए जुडिशियल ट्राइब्यूनल सेटअप करे जाने चाहिए हर स्टेट में। ऐसी इस कमेटी की रिकमेंडेशंस थी।
LM सिंघवी कॉइन्ड द टर्म लोकपाल एंड लोकायुक्त एज वेल। ठीक है। नाउ थंगोन कमेटी 1988 में सेटअप की गई। इन्होंने क्या रेकमेंड किया कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए एंड फिक्स टेन्योर होना चाहिए इनका 5 साल का। ठीक है। डिटेल्ड लिस्ट बनानी चाहिए सब्जेक्ट्स की फॉर पंचायती राज सिस्टम। वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए प्रोपोर्शनल टू देयर पॉपुलेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन ऑल 3 टियर्स। ठीक है। मतलब SC ST को इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। मैक्सिमम पीरियड ऑफ सुपरसेशन 6 मंथ। फॉर एग्जांपल फॉल ऑफ गवर्नमेंट हो जाता है किसी भी पंचायत में, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। उसको सुपरसेशन बोलते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर में इलेक्शन हो जाने चाहिए, इसलिए मैक्सिमम पीरियड जो सुपरसेशन का 6 मंथ्स है। एक फाइनेंस कमीशन सेटअप किया जाना चाहिए। ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाना चाहिए। ठीक है। और जो जिला परिषद है वो मेन पायलट होगा पंचायती राज सिस्टम्स का, तो मतलब मेन जो इन्होंने इम्पोर्टेंस है वो जिला परिषद को दी है। ठीक है। नाउ ये लास्ट कमेटी है गडगिल कमेटी 1988 की। ठीक है। इनको बताना था कि हाउ बेस्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कुड बी मेड इफेक्टिव। तो वही इन्होंने भी कहा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, 5 साल का टर्म, ऑल टियर्स डायरेक्टली इलेक्ट किए जाने चाहिए, रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए वुमेन एंड SC STs को, फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए एंड जो पंचायती राज की बॉडीज़ हैं उनको टैक्स कलेक्शन की पावर्स भी दी जानी चाहिए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि पंचायती राज सिस्टम्स का कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन किस तरीके से किया गया। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस किया गया जो कि राज्यसभा में पास नहीं हुआ। उसके बाद में VP सिंह गवर्नमेंट ने किया तो गवर्नमेंट गिर गई। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 1992 में ये बिल इंट्रोड्यूस किया, बिल पास हुआ एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया एंड ये 24 अप्रैल 1993 में फोर्स में आया। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इससे पहले अगर बात की जाए तो ये हमने जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने किया था तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की 3 क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड इंटेलेक्चुअल लिबरल प्रिंसिपल्स। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंडर आर्टिकल 40 में था ये, क्योंकि इट वाज सॉर्ट ऑफ गांधीयन विजन। ठीक है। वो चाहते थे कि विलेज इकोनॉमी हो, तो आर्टिकल 40 था इससे पहले DPSP में। इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है। तो इस एक्ट में कुछ कंपलसरी फीचर्स है जो आपको फॉलो करने ही है और कुछ वॉलंटरी है। ठीक है। सो सबसे पहले हम कंपलसरी प्रोविजंस पढ़ते हैं। इन्होंने क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज। ग्राम सभा क्या है, ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स इन अ विलेज, जो भी रजिस्टर्ड मतदाता होते हैं एक विलेज में। 3 टियर सिस्टम, विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। विलेज लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शंस किए जाएंगे और जो ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है कि जो चेयरपर्सन है वो इलेक्ट किया जाएगा इनडायरेक्टली फ्रॉम डायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे मतलब जो व्यक्ति है वो जीतते हैं इन इलेक्शंस में और फिर उनमें से कोई एक व्यक्ति को एज अ चेयरपर्सन चूज़ किया जाता है। ठीक है। सो मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल्स में से कोई एक चेयरपर्सन चूज़ करना इनडायरेक्टली। ठीक है। जो लोग थोड़ा भी गांव से बिलोंग करते हैं ना उनको तो ये चीज़ें ऑलरेडी पता ही होगी, उनको तो प्रैक्टिकल नॉलेज होगी इन सब चीज़ों की, क्योंकि गांव में तो बिल्कुल जब भी पंचायत के इलेक्शन होते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है लोगों में और इतना ज़्यादा हॉट टॉपिक होता है। एवरीवन छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सेम यही बात करते रहते हैं, इसको देना है उसको नहीं देना, ये ऐसा है ये वैसा है, इस तरीके से। ठीक है। सो वोटिंग राइट्स जो होते हैं, वोटिंग राइट्स ऑफ द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ अ पंचायत इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब उनके पास वोटिंग राइट्स होंगे। 21 ईयर्स मिनिमम एज करी गई है टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST एंड वुमेन के लिए एटलीस्ट नॉट लेस देन 1/3 सीट्स। ठीक है। उनका एक तिहाई सीट से तो कम तो नहीं होनी चाहिए, ऑफकोर्स ज़्यादा हो सकती है। टेन्योर 5 साल का है, लेकिन इन केस अगर मान लो सरकार बीच में ही गिर जाती है,
सरकार ये नहीं, सेंट्रल लेवल की नहीं, बट विलेज लेवल की जो सरकार है वो बीच में ही गिर जाती है किस तरीके से। तो फिर क्या होता है कि फिर 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं और फिर नया जो है सरपंच या जो हेड्स है वो बनते हैं, और वो सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए बनता है, फुल 5 साल का टर्म नहीं मिलता उनको, ठीक है। लेकिन अगर 6 महीने ही रह गए हैं सिर्फ, मतलब 5 साल ख़त्म होने में 6 महीने ही रह गए, तो फिर इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करवाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सुपर सेशन 6 months फॉर होल्डिंग फ्रेश इलेक्शंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर for conducting elections, and state finance commission after every 5 year to review the financial position of पंचायत, और ये गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। सो ये हम जब गवर्नर पढ़ेंगे तो ये जो सारी ये दोनों चीज़ें हैं ये दोबारा से रिपीट हो जाएगी। अब कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस के बारे में हम देख लेते हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेचर्स आर फ्री टू अडॉप्ट, ठीक है। तो गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू MP MLA इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एट डिफरेंट लेवल्स फॉलिंग विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है। सो MP MLA को पंचायती राज सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन देना, ठीक है। प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू OBCs, ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि SC ST और वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया है, OBC को रिजर्वेशन की कोई बात नहीं की गई है। तो स्टेट लेजिस्लेचर खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनको OBC को रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना। ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर्स टू दी पंचायत्स, असाइनिंग टू अ पंचायत द टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है उनमें से कुछ पंचायत्स को असाइन कर देना। मेकिंग द ग्रांट्स इन एड टू द पंचायत फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है। सो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में से कुछ एड में देना पंचायत को, मतलब उनके फंक्शनिंग के लिए पैसा देना। प्रोवाइडिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनी ऑफ द पंचायत्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल, इसमें यही है। इसके अलावा ये भी कर ही लेते हैं या रहने देते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि फिर तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। सो पंचायती राज में यही है बेसिकली। अब जो अगला टॉपिक है वो है पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज़, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ एरियाज़ है जहाँ पे पंचायती राज लागू नहीं किया जा सकता, जो शेड्यूल ट्राइब के शेड्यूल एरियाज़ है, ठीक है। सो उनके लिए नए एक्ट बनाया गया है, ठीक है। सो उसके प्रोविज़न्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पंचायती राज में इतना ही था। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर तो ये है ही, तो इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। और इस ईयर तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, वैसे भी हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता ही है, ठीक है। एंड ईजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। सो दैट्स इट, ठीक है। नोट्स की मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपको नोट्स लेने हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप लिंक अब हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अगर आपको नोट्स परचेज़ करने हैं तो आप वो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और येस, अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो डू लेट मी नो, यू नो, इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो। एंड वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करो ताकि दे ऑल्सो गेट टू नो अबाउट दीज लेक्चर्स, बिकॉज ठीक है, काफ़ी धीरे धीरे ये चैनल ग्रो हो रहा है, ठीक है। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।